जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं अम्बेसडर एजाज अहमद चौट साहब। आप पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं। अम्बेसडर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। जी बहुत शुक्रिया चीमा साहब। अम्बेसडर साहब, आपने आज एक आर्टिकल लिखा डॉन में, सिक्योरिंग बॉर्डर्स के नाम से। और आपने जो उस पर जारी बात है काफ़ी बातें की हैं, लेकिन पर्टिकुलरली हमारे ईस्टर्न बॉर्डर के हवाले से, हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के हवाले से, और आप ये भी कह रहे हैं कि एक डिटेल्ड रिव्यू चाहिए फॉर सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। अम्बेसडर साहब, आप क्योंकि खुद भी सर्व करते रहे हैं और फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, 75 साल गुजर जाना एंड बॉर्डर सिक्योर ना होना, डू यू कॉन्सिडर दिस नॉर्मल और एबनॉर्मल? गो के और भी बहुत सारे मुल्कों में ये एक्सरसाइज हमने देखा कि उनके बॉर्डर्स खराब हैं, मसले हैं, लेकिन हमारे जैसा मुल्क 75 साल हो गए, हमारे बॉर्डर भी सिक्योर नहीं और हम इंटरनली भी जो है वो मसाइल में। सो डू यू कॉन्सिडर दिस नॉर्मल और एबनॉर्मल? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट सर? पहले तो ये जरा इसमें। नहीं चीमा साहब, मैं जहाँ भी जाता हूँ बातचीत होती है, हमारे यूथ हमारे स्टूडेंट्स जहाँ जहाँ इंटरेक्ट करता हूँ वो ये ज़रूर सवाल करते हैं कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स गैर महफूज क्यों हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि ये पाकिस्तान के लिए कोई एबनॉर्मल सिचुएशन इसलिए नहीं है कि सारी दुनिया में तमाम रियासतों के जो मामलात हैं वो तकरीबन इसी तरह ही होते हैं। ठीक है, उसमें उतार चढ़ाव आता है। आज जर्मनी के बॉर्डर महफूज हैं, कल नहीं थे, कल का खुदा जाने क्या होगा। यही सूरत हाल बाकी भी मुल्कों की है। हिंदुस्तान को देख लें, वो तरक्की तो कर रहा है, लेकिन चीन के साथ भी बॉर्डर गैर महफूज है, पाकिस्तान के साथ भी है। नॉर्थ ईस्ट में भी मसाइल रहते हैं, तमिलनाडु और श्रीलंका के दरमियान जो है वो भी बॉर्डर इसी तरह है। तो ये कोई उतनी एबनॉर्मल चीज नहीं है मेरे हिसाब से। पाकिस्तान की नेबरहुड ऐसी है कि इसमें कोई रहता है, लेकिन दुनिया के सारे ममालिक, कोई आप मुझे मुल्क उठा के दिखा दें, सब में आप देखेंगे कि कोई ना कोई इश्यूज होते हैं, और पाकिस्तान में भी है। असल चीज जहां पे हमारी थोड़ी फेलियर होगी अगर आप कहें, वो ये है कि उसके लिए क्या हमने कोई मैकेनिज्म बनाए हैं जिनसे हम ये गैर महफूज बॉर्डर्स को महफूज बना सकें। दैट्स वेयर हमारी थोड़ी कमी है, वो मैं मानता हूं। और इसीलिए मैंने ये सजेस्ट किया कि आप एक रिव्यू करें, क्योंकि रिव्यू करने के बाद आपको अंदाजा होगा कि आपको एक ऐसी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जैसा एक इदारा चाहिए होगा जो दुनिया में सारे मुल्कों ने क्रिएट किया है। कोई पाकिस्तान उसमें तनहा नहीं होगा। और वो इसलिए ही क्रिएट किया है उन्होंने क्योंकि वहां पे सब जगह पे दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां सिविल और मिलिट्री लीडरशिप इकट्ठे मिलकर अपने बॉर्डर्स को महफूज बनाने के लिए काम करती है। तो इसलिए इस सारे का जो लुबे लुबाब था मेरा कहने का, वो ये था कि पाकिस्तान की जो नई हुकूमत आने वाली है वो अगर एक रिव्यू करके एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जैसा इदारा बनाए, या जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इस वक्त मौजूद है उसी को ही ज्यादा फाल कर लिया जाए, तो उसमें फिर आप मैं देखेंगे कि ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। पहली बात। जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, मैं वो नहीं बात मुकम्मल कर नहीं लूं नहीं तो फिर आप। नहीं, नहीं, करें आप। मैं कोई पूछना, हाँ जी, जी, करें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सारे बॉर्डर्स को सिक्योरिटी के लेंस की बजाय इकोनॉमिक लेंस से देखना शुरू कर दें, तो भी एक बहुत बड़ी तब्दीली रूनुमा हो सकती है। मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ तजारत करने पर एक लिहाज से मजबूर है, वो लैंड लॉक्ड है। तो इसलिए अगर आप तजारत को इतना बढ़ा दें तो ये सारे मसाइल पश्तूनिस्तान के और टेररिज्म के और ये सारे के सारे ये बैक बर्नर पे चले जाएंगे। खत्म तो नहीं होंगे, बैक बर्नर पे चले जाएंगे। और द सेम गोज विद ईरान। वहां पे भी आपका इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है। चाबहार तो गवादर के ऊपर ज्यादा डिपेंड करेगी बनस्बत इसके कि वो दुबई की या किसी और पोर्ट्स के ऊपर जाए। तो इसी तरीके से बॉर्डर मार्केट्स हैं, बहुत कुछ लिया दिया जा सकता है कि ईरान के साथ तजारत में, तो उधर भी करें। हिंदुस्तान में भी मेरा ये ख्याल है कि तजारत को बंद करने से हमें नुकसान हुआ है, हिंदुस्तान को भी नुकसान हुआ है, क्योंकि दोनों मुल्कों में पीस कॉन्स्टिट्यूएंसीज बिल्ड करनी चाहिए थी। सिर्फ एक चीन के साथ है जहां पे हमारे सारे मामला अभी सही चल रहे हैं। तो जो अप्रोच चीन के साथ है
उसी से मिलती जुलती अप्रोच अगर हम बाकी सारे बॉर्डर्स पे भी करें तो मेरे ख्याल में बेहतरी आएगी। तो ये दो स्टेप्स हैं, एक मैकेनिज्म और दूसरी अप्रोच, इकोनॉमिक अप्रोच। तो आप ये देखेंगे कि ये अगले आने वाली हुकूमत के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इनको इस हवालों से देखे, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के बॉर्डर महफूज हो सकते हैं। जी हाँ। बिल्कुल सही बात की आपने अम्बेसडर, ये बड़ा अच्छा दोनों आइडियाज़ है। लेकिन अम्बेसडर साहब, ये जो क्वेश्चन आपने कहा कि जो नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन हमें चाहिए, और राइट नाउ वी हैव अ कमेटी, अगर कौंसल जैसा कोई ऐसी नेशनल सिक्योरिटी कौंसल जैसे इंडिया का है, हमारे दौर में भी रही है, हमारे में आई थिंक मुशर्रफ साहब के दौर में था। अम्बेसडर साहब, ये जो नेशनल सिक्योरिटी कौंसल रखना, इसका क्वेश्चन तो ब्रॉडर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से नहीं है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो हमारे पास पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, अगर वो आपस में लड़ रही हैं, वो चीज़ें नहीं कर रही, तो फिर देन बाकी अदारे जो हैं वो स्पेस को घेर लेते हैं। तो डू यू थिंक कि जिस तरह एक पोलराइज्ड एनवायरनमेंट इस वक्त नज़र आ रहा है हमें पाकिस्तान में, डू यू फोर्सी कि हम एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाने में कामयाब हो जाएंगे, एंड द पॉलिटिकल क्लास जो है वो उसको भी असर्ट करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो मैटर्स हैं वापस सिविलियन स्पेस में जाएं और हम इसको एक लॉन्ग टर्म तरीके से अपने मसाइल को हल कर सकें? इस पोलराइज्ड एनवायरनमेंट डू यू थिंक कि हम बना सकते हैं? जी देखिए, मेरे ख्याल में इस पोलराइज्ड एनवायरनमेंट में ही सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम ऐसा इदारा क्रिएट करें। और उसकी वजह यह है कि सियासी अदम इस्तेहकाम जो पाकिस्तान का शुरू से ही 1947 से ही पाकिस्तान इसका शिकार रहा, और उसी की वजह से सिविल मिलिट्री रिलेशंस में भी उतार चढ़ाव आता रहा, पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री रूल भी रहा, और अब हाइब्रिड रिजीम की बातें होती रहती हैं। अ, किसी ने ये बड़ा खूबसूरत एक आर्टिकल में लिखा था, मैंने पढ़ा कि जब 1998 के अक्टूबर के महीने में जनरल जहांगीर करामत ने ये सजेस्ट किया कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जाए, अगर वो उनकी तजवीज मान ली होती तो शायद अक्टूबर 99 का जनरल मुशर्रफ का coup भी ना आता। अच्छा, इस्तदलाल ये है कि जब आपके यहाँ अज़म इस्तेहकाम हो, सियासी अदम इस्तेहकाम हो, तो फिर सिविल और मिलिट्री लीडर्स अगर किसी एक फोरम पे बैठ के सारे फैसले करें तो फिर ये चांस कम हो जाता है कि कोई मसाइल जो है उस किस्म के। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आप जो करना चाहते थे, यानी एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आपने 2006 में किया, और लेकिन वो आप आगे नहीं बढ़ा सके क्योंकि उसमें से फिर कुछ ऐसे सियासतदान निकल आते हैं जो एक दूसरे के खिलाफ काम करने पर ज्यादा तरजीह देते हैं। तो अब तो सबक सबने सीख लिया कि भाई मिल बैठकर करना होगा, क्योंकि ये जो कश्ती है जिसमें हम सारे सवार हैं, अगर हम इसको मजबूत नहीं करेंगे तो हम अपना सफर जारी नहीं रख सकेंगे ज्यादा हम आसानी से। तो इस वजह से ये बहुत जरूरी है कि सियासतदान भी इस बात का इदराक करें कि अब हमें पाकिस्तान फर्स्ट पे आना चाहिए, और साथ ही साथ हमें इस बात का भी एहसास करना चाहिए कि सिविल और मिलिट्री मिलकर काम करेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। इसमें ये बात नहीं है कि सिविल सुप्रीमेसी है या मिलिट्री सुप्रीमेसी है। मैं ये कहता हूं कि हम सारे इसी एक गाड़ी के पहिए हैं, हम सबको इसको सही तरह से शामिल होकर काम करना चाहिए। और अभी ये पिछले जो टैरम गवर्नमेंट के चंद महीने भी गुजरे हैं, आपने देखा है कि बहुत काम होता नजर आया है मुझे। कुछ सियासी अदम ऐसा, कुछ सियासी इस्तेकाम भी नजर आया, कुछ हमें सिविल मिलिट्री हारमोनी भी नजर आई। इसी को इलेक्टेड गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसी को आगे लेकर चले, तो फिर आप देखेंगे कि मामला जो है वो पटरी से नहीं उतरेंगे। ये मेरा मकसद है कि इस बिल्कुल हो सकता है, और आज इसकी अशद जरूरत है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बास साहब। मूविंग ऑन, बास साहब, आपने इस आर्टिकल में जिक्र किया है, जारी बात है, भारत और पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा एक क्योंकि हमारा 70-75 साल से एक मसला भी है। आपने बात की है कि भारत हमें कहता है जी कि हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कराते हैं, पाकिस्तान भारत को कहता है कि वो पाकिस्तान में टेररिज्म करा रहा है। और आपने ये भी कहा कि हमें मिल के तो जो ट्रांसनेशनल टेररिज्म है उसको एलिमिनेट करना है। अब ऐसा ऐसा क्या है कि भारत को कन्विंस किया जाए
या भारत इस चीज को समझे कि यहाँ कोई थर्ड एक्टर बीच में आए जो ये कहे कि भाई और बहुत सारी ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमें उनको एलिमिनेट करना है और भारत और पाकिस्तान को कोऑपरेट करना चाहिए? या कि आप समझते हैं कि भारत ने अपनी पोजीशन फिक्स कर ली हुई है कि बस पाकिस्तान से बात नहीं करनी और कश्मीर के मसले को टेररिज्म से लिंक कर दिया है और पाकिस्तान जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करा रहा है? कैसे भारत इससे निकल सकता है? क्योंकि पूरी दुनिया चाहती है ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन पूरी दुनिया की कैपेसिटी भी कोई नहीं है। एम्बेसडर फ्रेंकली स्पीकिंग, कभी आप भी सारी बातें इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहे हैं कि वो पुश कर सके। एक वक्त था वो कहते थे आओ टेबल पे बैठो। आज कोई पाकिस्तान और पाकिस्तान को तो फिर भी शायद कह सकते हैं, भारत को कोई नहीं कह पा रहा। आप इसको कैसे देखेंगे? जी देखिए, मेरा ख्याल ये है कि हमें हिंदुस्तान की तरफ से जो इस वक्त रवैया है, उस पे तो कोई आप ज्यादा नहीं काम कर सकते, क्योंकि अगर आप कोई कंसेशन भी देना चाहें तो वो उसको ये शो करते हैं कि ये हमारे दबाव में है। मिसाल के तौर पर जब आपने 2019 की फरवरी में उनका पायलट यहाँ पे आन गिरा, उसके उससे पहले उन्होंने स्ट्राइक की, तो आपने पायलट खैर सगाली के जज्बे के तौर पर आपने पायलट वापस कर दिया। लेकिन हिंदुस्तान में आज भी इस बात को यूं लिया जाता है कि ये जनाब पाकिस्तान जो है ना, हिंदुस्तान के दबाव में आके उसने, यानी गोया अगर आप सही काम भी करें तो भी उसका वो असर नहीं होगा। जिस चीज की जरूरत है वो है कि हिंदुस्तान की इंटेलिजेंसिया जो है वो ये सोचे कि क्यों पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, होने चाहिए। और उसके लिए बड़ा इस्तदलाल है जो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग उसका इदराक भी करते हैं। पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान का शुमाली सरहद चीन के साथ, उसमें मसाइल हैं, और हिंदुस्तान की मशरकी सरहद भी चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, उसमें भी मसाइल हैं। और अगर वो टू फ्रंट सिचुएशन रखते हुए दुनिया में क्या अपने खित्ते में भी अगर वो अपना प्रोफाइल बढ़ाना चाहते हैं तो नहीं बढ़ा सकेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो ये कहते हैं कि जनाब जनूबी एशिया में तो हमारा असर और रसूख है, तो जब आप पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचाएंगे तो पाकिस्तान के अंदर कभी अमेरिका अपना असर और रसूख बढ़ाएगा, कभी चीन अपना असर और रसूख बढ़ाएगा। तो क्या ही बेहतर हो कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात करे, तो फिर किसी और तरफ जाने की जरूरत नहीं रहेगी, दोनों मुल्क अच्छे तरीकों से आपस में रहे। और तीसरी बात यह है कि वहां पे हिंदुस्तान अगर ये समझता है कि वो एक ऐसे रास्ते पे चल निकलेगा जिसमें वो एक हिंदू रियासत बनाता है, जिसमें ना मुसलमान रह सकेंगे ना ईसाई रह सकेंगे, तो ये उनके अपने लिए बहुत ही मुश्किलात का बायस बनेगा। उनके लिए कहीं बेहतर होगा कि वो अपनी ये यानी एक नॉर्मल मुल्क के तौर पर रहें और पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात को बेहतर करें। जब उनमें ये ख्याल आ जाएगा तो फिर यकीनन वो स्टेप्स लेने की पोजीशन में होंगे। अभी जब इन परसूट ऑफ पीस जो किताब पोस्ट ह्यूमस लॉन्च हुई थी सतीश लांबा साहब की, तो उसमें बहुत सारे फॉर्मर हाई कमिश्नर्स ऑफ इंडिया टू पाकिस्तान बैठे हुए थे। तकरीबन यूनैनिमसली सब ने ये बात की थी कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात नॉर्मल होने चाहिए। ये क्यों कर रहे थे वो ये सारी बात? क्योंकि उन सबको इस बात का अंदाजा है कि हिंदुस्तान का रीजनल और ग्लोबल प्रोफाइल ऊपर नहीं हो सकता अगर अपने खित्ते में उन्होंने इस किस्म के फसाद अगर डाला होगा। तो जवाब तो बनता है, लेकिन ये उस वक्त नहीं होगा कि अगर पाकिस्तान आगे बढ़ के खुद कंसेशंस देने लगे, वो नहीं होगा। उधर उधर ये ख्याल आना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब इनके इलेक्शंस हो जाएंगे और अगर दोबारा मोदी सरकार ही आ जाती है जो नजर आ रहा है, तो फिर उनको भी ख्याल आएगा कि अगर हमने अब यहाँ तक आ गए, हमारी इकोनॉमी इतनी बेहतर हो गई है, तो हमें अगर आगे जाना है तो अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना हो तो शायद वो कुछ स्टेप्स लें। अगर वो स्टेप्स लेते हैं तो पाकिस्तान को उस वक्त, मेरा ये ख्याल है कि वेलकम करना चाहिए, हमें उस वक्त वो स्टेप्स नहीं रोकने चाहिए, क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान जो अमन है वो दोनों मुल्कों के फायदे में है। इस वक्त पाकिस्तान सिर्फ वेट एंड सी की पोजीशन में है। अभी हम कोई
किसी किस्म की कंसेशन देने की ना हमें कोशिश करनी चाहिए, ना हमें कोई इसका फायदा होगा। हाँ, जब इलेक्शंस हो जाएंगे हिंदुस्तान में, तो फिर उसकी हुकूमत अगर कोई स्टेप्स अच्छा लेती है और हमारी हुकूमत भी उसके लिए तैयार हो, तो मेरे ख्याल में ये बॉर्डर जो है पुरअमन हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने अम्बेसडर, बॉर्डर पुरअमन हो सकता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये बात भारत के अंदर भी की जा रही है, जो भी आपने की है, कि भारत की रीजनल एंड ग्लोबल प्रोफाइल तब तक नहीं ठीक हो सकती जब तक खित्ते के ममालिक के साथ प्रॉपरली इंगेज ना हो। फॉर एग्जांपल, इंडिया बांग्लादेश की ऑपोजिशन इंडिया आउट कैंपेन की बात कर रही है। मालदीव्स में हमने ये चीज़ें देखी, पाकिस्तान में तो ऑलरेडी जारी बात है एक माहौल है। सो जारी बात है प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी गवर्नमेंट को इन चीज़ों को वो देख रहे होंगे, और दे मस्ट बी थिंकिंग। और एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है जैसे आपने कहा, जो इन चीज़ों को वो पुश करेगी और कर भी रही है, पर्टिकुलरली डिप्लोमेटिक कोर जो है भारत की, वो इस हवाले से। वैसे मूविंग ऑन, आपने ईरान की बात की। हमारा जो सबसे बड़ा मसला है, ये तो जारी बात है इधर भी टेररिज्म की बात है। वो जो जैश-उल-अदल की बात करते हैं, हम बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं। लेकिन अम्बेसडर साहब, इस सारी बड़ी पिक्चर के अंदर एक और पिक्चर जो हमने खड़ी की वो ग्वादर की थी। वो हमारी सारी की सारी फेड हो गई। चाइनीज़ भी नाराज़ हो गए, वहाँ के लोग भी प्रोटेस्ट करते रहे। हिदायतुर रहमान साहब, आपने देखा होगा, वो मौलवी साहब जो थे। एंड देन असल में हमारा जो चीज़ हम प्रोजेक्ट करना चाहते थे दुनिया को, वो नहीं कर सके। एक तो इस पे क्योंकि हमने अपना घर ठीक करना है, उसके लिए हमें ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी, या हमें जो भी चीज़ें बेहतर करनी पड़ेंगी। इस हवाले से ईरान, यूएई और ओवरऑल इंडिया जो है, ये तमाम ममालिक के साथ हमें इंगेज करने की ज़रूरत है, पर्टिकुलरली ईरान के साथ इंगेज करने की ज़रूरत है, ताकि वो बेहतर हो। अगर हमारे अफगानिस्तान के साथ भी नॉर्मलाइजेशन हो, या यूएई के साथ कहा जाता है कि शायद ये कंपटीशन की बात की जाती है कि कुछ लोगों का कहना यह है कि बिकॉज ऑफ कंपटीशन यूएई नहीं पसंद कर रहा कि जो है वो गवादर की पोर्ट उठे। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? और पर्टिकुलरली हमें ये तासुर देने की ज़रूरत है, और इसमें ईरान हमारी कैसे मदद कर सकता है कि हम ग्वादर को एक ऑपरेशनल नॉर्मल पोर्ट बनाएं, ताकि हमारी बारे में ये जो बात होती है हर तरफ सिक्योरिटी, नॉन स्टेट एक्टर, ये बात ख़त्म हो। इस पे ज़रा को कमेंट कीजिएगा सर। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि गवादर की पोर्ट बहुत ही अहमियत की हामिल है। मैं खुद जाती तौर पर वहां पे गया हूँ, और जो कुदरत ने जिस तरीके से वो पोर्ट बनाई है, एक कई किलोमीटर लंबी हैमर बन के दो ईस्ट बे वेस्ट बे बन जाते हैं। आई मीन कमाल की पोर्ट है, जिसके अंदर गहरा पानी है, जिसके अंदर कोई तलातुम नहीं है किसी किस्म का। तो हम उसको यकीनन बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब तो वहाँ पोर्ट भी सारी बन गई है, एयरपोर्ट बन गया है, एक सड़क ईस्ट बे एक्सप्रेसवे बन गई है जो कोस्टल हाईवे को मिलाती है। अब जो जिस चीज की वहां पे कमी है वो सिर्फ ये है कि वहां पानी, बिजली, गैस के की जो रसद है वो सही नहीं है, और उसके ऊपर यकीनन हमें फौरी तौर पर काम करना चाहिए। और यहाँ पे हम ईरान से बहुत फायदा ले सकते हैं। ईरान का जो प्रोजेक्ट था आईपी गैस पाइपलाइन, वो अमेरिका की सैंक्शंस का शिकार हुआ, लेकिन कोई ना कोई तरीका उसका निकालना चाहिए था, क्योंकि वो बड़ा ही एक सोर्स था हमारे पास चीप एनर्जी का। उससे हम बिजली भी पैदा कर सकते थे, उससे हम पानी के रसद को भी आसानी से पहुंचा सकते थे। तो हमें अभी भी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि कोई रास्ता ऐसा निकाले। खुसूसन गैस जो है वो सैंक्शनड कमोडिटी नहीं है, आपको पता है। तो अब आ जाके रह जाता है कि कोई ऐसी कंपनियां ढूंढी जाएं, ईरान की तरफ भी और पाकिस्तान की तरफ भी, जिनके ऊपर कोई अमेरिका ने सैंक्शंस नहीं लगाई हुई, ताकि वो ये काम मिलकर कर सके। ईरान की तरफ से मसला इसलिए नहीं है कि वहां पे तो गैस उन्होंने बॉर्डर तक पहुंचाई हुई है। पाकिस्तान की तरफ से अलबत्ता कोई ऐसी कंपनी बनानी चाहिए। अगर आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते कि आप 600-700 किलोमीटर उसको लेकर जाएं नवाब शाह तक, और फिर हमारी गैस पाइपलाइन के नेटवर्क में डाले चले, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। लेकिन ये तो सिर्फ 70 किलोमीटर की बात है गवादर से। तो कम से कम आप यही कर लें, कम से कम स्टार्ट तो हो। और वहां पे फिर गवादर में जो प्रोजेक्ट लगेंगे, उस गैस को आप बाय सी भी ले जा सकते हैं, उसको लिक्विफाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो ये रास्ते मेरे ख्याल में निकालने की जरूरत है। आपके जो थिंक टैंक्स हैं, आपकी जो इंटेलिजेंशिया है, उस पर गौर करें। ईरान एक बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है। मैं मानता हूँ इस बात को कि कंपटीशन होगा। कंपटीशन कहाँ नहीं है, अब देखिए ना, सी पैक
अमेरिका ने सी पैक की मुखालफत की, हिंदुस्तान ने सी पैक की मुखालफत की, तो क्या हमने सी पैक को छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। इसी तरीके से अगर यूएई की कोई पोर्ट्स को खतरा महसूस हो कि पाकिस्तान की गवादर बन गई तो हमारे साथ, तो मेरे ख्याल में इतना बिजनेस है इस सारी जगह पे कि सारी पोर्ट्स काम कर सकती हैं। ये बात सिर्फ एटीट्यूड की है, आप बनाएं और उनके साथ पार्टनरशिप्स कर लें, उनके साथ उनसे कहें कि देखिए हम भी मौजूद हैं, आप भी मौजूद हैं, इसमें मिल बांट कर अगर हम काम करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, उनको भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि हमारी जो पोर्ट है ग्वादर वो खुले पानियों में है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को ग्वादर जैसे नादर वसीले को भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए, वहां पे इस्तेमाल नहीं हो रहा। फिर एक और भी सिलसिला है कि पानी बिजली गैस की सप्लाई के अलावा वहाँ जो ग्वादर शहर के लोग हैं उनके ऊपर बड़ी तवज्जो देने की जरूरत है। वो एक रोल मॉडल बन सकता है, एक मॉडल सिटी बन सकता है पाकिस्तान के लिए, बनाना चाहिए उसको, ताकि बलूचिस्तान में सारे शहरों को इस बात का एहसास हो कि भाई ये जो जब डेवलपमेंट आती है तो उसके सम्राट हम सबको मिलते हैं। और जब ये होगा तो आप देखेंगे कि बलूचिस्तान में सारी इंसर्जेंसी जो है वो बहुत कम हो जाएगी। ये मौलाना हिदायतुर रहमान क्या, बाकी सारे भी ये क्या कह रहे हैं, मौलाना हिदायतुर रहमान भी तो हक दो तहरीक है ना, हक मांग रहे हैं। अगर आप वो हक उनको दे दें और वहां पे पानी बिजली गैस मौके रोजगार के ये सारा सिलसिला अगर शुरू हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये पहले होना चाहिए दूसरी बात उसके बाद। तो फिर आप ये देखेंगे कि बलूचिस्तान पूरा का पूरा वो इस रास्ते पे चल निकलेगा कि वहां तो मिनरल्स अल्लाह ताला ने दिए हैं, सारा कुछ दिया है। तो ये पूरा आपका जो बॉर्डर है ईरान के साथ भी और अफगानिस्तान के साथ भी, ये बहुत हद तक महफूज हो सकता है अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करें और सबसे पहले वहां के जो लोग हैं उनकी खुशहाली के ऊपर तवज्जो दें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनकी खुशहाली पे तवज्जो दें। बस अब मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, आपने बात की सी पैक की, अपने आर्टिकल में भी लिखा। टेक्निकली देखा जाए तो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जितना भी पैसा लगा, फिर मिलिटेंसी वहाँ पे हुई, आपने उसका जिक्र भी किया, जो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, समहाउ हमारी वो जो चाइनीज़ का मोमेंटम भी कम हो गया। और जिस तरह आपने कहा कि पानी गैस बिजली आज भी हमें ग्वादर को देनी है, तो वो जो एक मास्टर नैरेटिव हमने इकोनॉमिक रिवाइवल का किया था, उसमें जारी बात है हचकोले आगे मसले हुए। अभी जो केयरटेकर गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, उन्होंने यूएई, कुवैत और बहुत सारी जगहों पे गए और सुना है कि अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, या अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं इसी इलाके में। वैसा सी पैक के हवाले से हमें उस तरह के नतज नहीं मिले जिस तरह के मिलने चाहिए थे। और जारी बात है चाइनीज़ ने अपनी दे डिड दे पार्ट ऑफ द बार्गेन, हमने अपने जो चीज़ें करनी थी वो पूरी ना कर सके, हम वो बिजनेसमैन ने दे सके, इन्वेस्टर ना दे सके, एनवायरनमेंट ना दे सके, सोसाइटियल अनसर्टैनिटी हो गई। व्हाट शैल वी डू के सऊदीज एंड अमारातीज एंड कुवैतीज एंड कतरीज अगर वो आए, तो ये मुझे ऐसे लग रहा है कि ये हमारी एक आखिरी अटैम्प्ट है, बिकॉज चाइना हमारा करीबी ताल्लुक था और अरब वर्ल्ड में हमारे इस तरह के ताल्लुक हैं, और वेस्टर्न वर्ल्ड तो इस तरह पैसा लेके आने से रही। ये एक बहुत ही एक डिसिसिव मोमेंट है। आप इसको कैसे देखते हैं कि हाउ कैन वी सिक्योर आवर रीजन दीज इन्वेस्टमेंट्स, और कैसे हम इनको बेहतर कर सकते हैं ताकि जिस तरह चाइनीज इन्वेस्टमेंट कंट्रोवर्शियल हुई है वो ना हो। जी देखिए, ये तो एक एजेंडा के तहत चाइनीज इन्वेस्टमेंट को कंट्रोवर्शियल किया गया है। भाई जब आपके यहाँ लोड शेडिंग हो रही थी तो चीनियों ने पावर प्लांट बनाने में मदद की, जब आपके पास सड़कें नहीं थी। अब ये मोटरवे जिसको आप बड़ा क्रिटिसाइज करते थे लाहौर इस्लामाबाद की, तो उससे फैसलाबाद कनेक्ट हो गया, उससे सरगोदा कनेक्ट हो गया, उससे साउथ के सारे जितने आपके मेजर टाउन्स थे वो सारे कनेक्ट हो गए। इसी तरह वो मोटरवे आप मुल्तान तक चली गई, मुल्तान से सक्कर चली गई, सक्कर से कराची चली गई, उसके इर्द गिर्द जितने थे छोटे शहर है सारे के सारे वो एक तरक्की के सफर में शामिल हो गए। तो मैं नहीं समझता कि सी पैक किसी हवाले से भी पाकिस्तान के लिए इवन आयोटा भी उसका नुकसान हुआ। ये प्रोपेगेंडा बहुत है कि हाँ जी किसी तरह चीन से दूर किया जाए पाकिस्तान को, और उसके लिए कि जी डेट ट्रैप है फलाना है। मैं उस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करता। मैं समझता हूँ कि चीन के साथ अब दोबारा जब से इंटरिम गवर्नमेंट आई है और उससे पहले पीडीएम की गवर्नमेंट, मेरा ख्याल था कि दोबारा ताल्लुकात को गर्मजोशी आ रही है और मुझे लगता है कि चीनी आगे बढ़ेंगे। जहां तक यूएई और सऊदी अरेबिया का ताल्लुक है वो भी बीच में से नहीं रोकेंगे। ये याद रखिए कि एस आई एफ सी में जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही है उसमें चीन, यूएई और सऊदी अरेबिया सारे हैं।
इनफैक्ट सऊदी अरेबिया और यूएई ये समझते हैं कि अगर चीन शामिल है तो उनको ज्यादा सहूलत है, क्योंकि चीन भी उनके यहाँ बहुत सरमायाकारी की तैयारी कर रहा है। तो ये सारे मिलकर जो है, जब गवादर के प्रोजेक्ट हो या सीपैक के दूसरे प्रोजेक्ट हो, तो आप देखेंगे कि ये सब बीच में आएंगे, यूएई और सऊदी अरेबिया। कोई, वो लोग कंपटीशन से घबराते नहीं है, बल्कि वो ये देखते हैं कि अगर अपॉर्चुनिटी निकले, और पाकिस्तान तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से। जो वसाइल पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अता किया है, जिस किस्म की सरजमीन हमारी है, जिस किस्म की मिनरल्स हमारी जमीन में पोशीदा हैं, वो ये सब उसमें से हिस्सा भी ले सकते हैं, और पाकिस्तान की आवाम की भी जिंदगी बेहतर हो सकती है। मैं चीमा साहब बहुत पुर उम्मीद हूँ, मैं आपको बताऊं, मैं बहुत पुर उम्मीद हूँ। मैं समझता हूँ कि हमने बड़ा अचकोले खाए, बड़े मसाइल का शिकार हुए, लेकिन मुझे मुस्तकबिल अपना बहुत रोशन नजर आ रहा है। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह मेरे मेरे ये जो अल्फाज हैं, ये दुरुस्त साबित होंगे। चंद सालों की बात है, और मुझे बहुत इस बात की कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने बैस साहब। इंशाल्लाह उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है, उम्मीद भी है और कोशिशें भी की जा रही हैं। बस ये एक ओवरऑल एनवायरनमेंट बेहतर हो जाए, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ख़त्म हो, तो पाकिस्तान की इतनी यूथ है, लोग हैं, काम करना चाहते हैं, दुनिया से कनेक्ट होना चाहते हैं, एनर्जी है, इंशाल्लाह चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी। थैंक यू वेरी मच बहुत एम्बेसडर शुक्रिया। एजाज और सब सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया।